अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का निशान मिला था पेशावर हाई कोर्ट से, वो वापस ले लिया गया है। और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो एक मौका था अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने का, वो उनसे कुछ दूर हो गया है। गो कि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान किया और यकीनी तौर पर यह उनका हक है कि वो कानूनी चाराजोई करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम क्यों नहीं हो रही, और अदलिया जिसे आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है, उस तरफ से क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात मुहैया कर दिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हिस्सा लेने की, भरपूर हिस्सा लेने की, वैसे ही जैसे मुस्लिम लीग नून को जगह हासिल है, वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितनी जगह मिलेगी, क्या उतनी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुयस्सर होगी, दस्तयाब होगी या नहीं होगी? ये अहम सवाल है और उसका जवाब अदलिया ने देना है। अदलिया ने यह रास्ता निकाल कर देना है। जिस सिलसिले में फैसला दे दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि जो रिजर्वेशन हैं उनको सुना जाए, लेकिन जब उन पर अमल दरामद नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर किया। आज उस पर भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में एक बेंच ने इसे सुना। इसके अलावा मिसिंग पर्सनस के मामले को भी सुना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको वंस फॉर ऑल हल किया जाएगा। क्या पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका हल आला अदलिया के ज़रिए निकलेगा और बाकी इदारे जिनका काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपना काम नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? और फिर अदलिया की तरफ से होने वाले फैसले और अदलिया की तरफ से निकाले गए रास्ते क्या सबके लिए काबिल कबूल हैं भी या नहीं है? मामलात को डिस्कस कर लेते हैं। पैनल आपके सामने पेश करता हूँ। अहमद रज़ा कसूरी साहब हमें ज्वाइन करें। कसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उस्मा कारदार साहब हमें ज्वाइन करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। उस्मा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर आमिर साहब हमें ज्वाइन करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कसूरी साहब, आपसे इस डिबेट का आगाज़ करते हैं। यकीनी तौर पर अदलिया की तरफ सारी नज़रें हैं, तमाम ही लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो नाअहली की मुद्दत का तयन हो या फिर बल्ले का निशान हो, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात हों। आप समझते हैं कि ये आखिरी दरवाज़ा तमाम मसाइल का हल फराहम कर सकेगा या यहाँ से कुछ कसर रह जाएगी? देखिए, आमतौर पर तासर तो यही है कि दिस इज़ द लास्ट लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉर्ट, और अगर यहाँ नहीं मामला होता तो फिर हर चीज़ अल्लाह के सुपुर्द करनी पड़ेगी। बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो है, इलेक्शन कमीशन ने जो विड्रॉ कर लिया PTI का सिंबल बैट, उसको उन्होंने थ्रू एन इंटर्म रिलीफ उसको बहाल कर दिया। उस पर फिर आज जो कार्रवाई हुई तो उन्होंने अपना जो इंटर्म ऑर्डर है इसको विड्रॉ कर लिया और उस पिटीशन को जो है निपटा दिया थी। बात यह है जी कि सिंबल इज़ इम्पॉर्टेंट हमारे मुल्कों में इसलिए है कि हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पर रूरल एरिया में लोग लातादाद जो हैं, लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, वो पढ़ नहीं सकते। जी, वो अगर नाम है, नाम नहीं पढ़ सकते, उनको जो पार्टियां हैं वो सिंबल इंट्रोड्यूस करती हैं। वो ये नहीं कहती कि चौधरी अल्लाह दिता को वोट दो, वो कहते हैं बैट को वोट दो, उसी टांगे को वोट दो, तलवार को वोट दो। तो वो अपने सिंबल को इंट्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि सिंबल जो होता है उसको अनपढ़ लोग भी पहचान लेते हैं और सिंबल को बड़ा वाइडली इसको एडवर्टाइज़ किया जाता है। जो कैंडिडेट होता है वो सिंबल के पीछे छुपा होता है, आगे सिंबल होता है। अब चीज़ ये है कि ये जो PTI का सिंबल बैट है, वो उससे PTI मुल्क के कोने कोने में पहचानी जाती है। अगर आप उनसे इस सिंबल को विड्रॉ कर लें और कहें कि अभी भी लेवल फील्ड प्रोवाइड की जा रही है, तो उस पर लोगों की उंगलियां उठेंगी, अश्काल होगा। तो चीज़ ये है कि अब PTI वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई भी सिंबल दे दो, हम उस पर लड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सिंबल नहीं देंगे तो वो जो 200 कोई 60-70 के लगभग जो जनरल सीट्स हैं, उसमें लोग डिफरेंट सिंबल के तहत लड़ रहे होंगे और तासर नहीं डेवलप हो सकेगा कि इसमें PTI का कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। लिहाजा सिंबल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कंट्री वाइड एक सिंबल मिल जाए। और उसको मैं समझता हूँ अगर अभी भी सिंबल उनको मिल जाए तो PTI जिस किस्म की उनके सपोर्ट है, दे विल बी एबल टू
इंट्रोड्यूस दैट सिंबल इन यकीनी द तौर पर नूक वो एंड तो कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और पब्लिक के पास जाएंगे, लेकिन कसूरी साहब इसमें एक मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, ऐलान किया जा रहा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, गौहर खान की तरफ से। तो अब मसला यह है कि एक बड़ी आप कह लीजिए टाइट जो है वो किस्म की सूरत हाल है, एक डेडलाइन है 8 फरवरी 2024 की। उससे पहले पहले आप समझते हैं मामलात कंक्लूड कर लिए जाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर ने छपना भी है, उस पर फिर उस इंतखाबी निशान का होना ज़रूरी भी है। डू यू थिंक हो जाएगा ये? मेरा ख्याल है जी कि सुप्रीम कोर्ट का जिस किस्म का इस वक्त एनवायरनमेंट लीगल एंड पॉलिटिकल इश्यूज पर बनी हुई है, आई पर्सनली फील एंड आई एम होपफुल कि वो ठीक है। अगर बैट नहीं मिलता, बल्कि आज जो उनका जो एक्टिंग चेयरमैन उसने कहा कि हमें कोई सिंबल दे दें ताकि हम एक सिंबल के तहत लड़ें, और उस सिंबल को हम अगले एक दो हफ्तों में इंट्रोड्यूस कर लेंगे इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री कि ये है निशान पीटीआई का। जब आप इसको वोट डालते हैं, इस निशान पर वोट डालते हैं, तो पीटीआई को वोट डालते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इसमें उनको इस राइट को डिनाई करेगी। वो कहेगी कि अच्छा ठीक है, अगर बैट नहीं मिलता तो व्हाट इज़ योर ऑल्टरनेट सिंबल। तो ऑल्टरनेट सिंबल अगर दे देंगे तो आई थिंक वो सिंबल भी एक दो हफ्तों में, अभी टाइम है, दैट विल बी वाइडली इंट्रोड्यूस्ड। चलें देख लेते हैं और वो दे देगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बैरिस्टर साहब, आपकी तरफ आते हुए यकीनी तौर पर ये जो इंतखाबी निशान है, इसको बड़े सादा तरीके से कसूरी साहब ने एक्सप्लेन किया कि ये कितना ज़रूरी है एक सियासी जमात के लिए। आप भी इस इंतखाबी निशान के जो मामलात हैं, उसकी उलझने हैं, वो भुगत चुके हैं, देख भी चुके हैं। आप नहीं समझते कि इस वक्त ये बड़ा ज़रूरी है कि, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ ने ऐलान तो कर दिया कि उन्हें अंडर 19 टीम क्यों ना खिलानी पड़े, इलेक्शन का बॉयकॉट तो नहीं करने जा रहे, तो उनके पास एक निशान भी मौजूद हो, उनकी एक आप कह लीजिए बैलेट पेपर पर मौजूदगी हो, एक इंतखाबी निशान की सूरत ज़रूरी नहीं है? आप इसमें उनके हम आवाज़ हैं, आप समझते हैं कि उनके साथ मामला मुख्तलिफ होना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए कि वो अवाम के सामने अपना प्रोग्राम लेके जाएं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज को अगर रिकग्नाइज करता है ईसीपी, तो उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। और फिर भी इलेक्शन के करीब ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़ोर नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं प्रोसेस के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा करेगा। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई एतराज था तो साल एक पहले फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे जबकि इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो, उस वक्त इस तरह की कार्रवाइयां करने से किसी को तो नुकसान पहुंचेगा। खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की साख बड़ी बुरी तरह बर्बाद होती है। और ये बदनसीबी है कि पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने ये सीखा नहीं है हमेशा से। मैं तो नहीं समझता कि कभी भी इलेक्शन फेयर होते हैं या होने दिए जाते हैं, और यही जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं। लेकिन हम हमेशा से मुंतज़िर रही हैं किसी ऐसे इलेक्शन कमीशन की जिसके ऊपर एक एतमाद हो, या कम से कम राय आमा या न्यूट्रल लोग कह सकते हो कि इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इस हक में नहीं है। हमारा जब भी दौरे हुकूमत आता है, हम कभी भी मुखालिफिन को ना तो जेलों में रखना पसंद करते हैं, और ये हमने खुद सीखा है, तारीख से सीखा है, बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त करके सीखा है। और ना हम अपने सियासी मुखालिफ को सियासी मैदान से इस टेक्निकल बुनियादों के ऊपर निकालने के कायल हैं। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के प्रोसेस के अब जब 30-35 दिन रह गए हैं, ये जेब ही नहीं देता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस किस्म के फैसले करती। और अगर उनके इलेक्शन के ऊपर कोई एतराज भी था तो मशरूत तौर पे उन्हें निशान के ऊपर लड़ने की इजाजत दी जा सकती थी कि आप इतनी देर के अंदर अपने इलेक्टोरल जो आपके इलेक्शन का प्रोसेस था उसे अपने दिए गए आइन के मुताबिक पूरा करें, जो आपने खुद ही हमें ईसीपी को जमा करवाया। तो मेरे ख्याल से इस तरह के फैसले करने से पहले भी नेकनामी नहीं होती। और यही तो मुसीबत है कि 2017 में 18 में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था IK 2018, उस वक्त भी यही कोशिश की जा रही थी कि सियासी मुखालिफिन नजर ना आए। और आज का जो प्रोजेक्ट है MNS 2024, वो भी यही चाह रहा है कि सुनिया औचन गलियां दे विच मिर्जा यार फिर। यही हमारी बदनसीबी है कि सियासी तौर पे, और ये दोनों, ये जो भी लाडला बन के आता है, इस्टेब्लिशमेंट का परवरदा होता है, और जिसने आवाम से सियासत की नहीं होती या आवाम की तरफ रुजू नहीं करता, वो फिर इसी तरह चाहता है कि उसे गोद में उठाए रखा जाए
और जैसे किसी ने कहा था, बस उसकी नैपियां बदलते जाएं और अवाम के सामने वो जाने से घबराता है। कभी उसे इत्तेहाद बना अभी वो के दिए पार्टी जाते हैं। टिकट्स तकसीम कर रहे हैं ना बैरिस्टर साहब, अभी पार्टी टिकट्स तकसीम करने के बाद फिर वो आवाम में जा रहे हैं, उनका पूरा प्लान है। वो कहते हैं कि अवामी ताकत से वज़ीर आज़म वो बनेंगे, जैसे आप प्रोजेक्ट MNS 2024 कह रहे हो। उज़मा साहबा आपकी तरफ एक आते हुए महीना रह गया तो मैं कह रहा हूँ 1 महीना और रेस्ट कर लें, कोई बात नहीं, सर्दी भी चलें इसका जवाब ले लेते हैं उज़मा साहबा से। उज़मा साहबा, पहले तो ये कि बड़े कैटेगोरिकली बबांग दहल जो है, अब वो बैरिस्टर साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। आप भी ऐसे समझती हैं? और दूसरा ये कि ये लाडले वाला तासुर, ये नैपियों वाला मामला चला कहीं से होता होता आप तक आ गया है, और आप प्रोजेक्ट MNS 2024 क्यों आपको कहा जा रहा है एक सियासी जमात को निशान नहीं मिल रहा, दूसरी सियासी जमात कहती है उसके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और फिर ऐसे अगर इलेक्शन जीता भी तो फिर क्या जीता आपने? जी उबैद, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कि हमारे अपने मुल्क के जो लोग हैं और जो सियासतदान हैं, वो क्यों अपने इदारों को हर वक्त जो है उन पे उंगलियां उठाते रहते हैं। क्यों आप अपने इदारों को मजबूत नहीं करते? क्यों आप अपने इदारों पे इत्मीनान नहीं करते? इलेक्शन कमीशन कोई खिलौना है? क्यों इलेक्शन कमीशन बड़ा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, पूरे मुल्क में उसने इलेक्शन करानी है, और वो जाहिर है कोई ना कोई ज़ाब्ता या कानून उसके मुताबिक उनकी सारी मामलात जो हैं वो आगे चलते हैं। अब अगर आप ये कहें कि नहीं जी नहीं, जो हमारी मंशा है, जो हमारी मर्जी है, जो हमें सूट करता है, जिससे हम समझते हैं कि हम 2/3 मेजॉरिटी ले सकते हैं, बस वो काम इलेक्शन कमीशन करे, बाकी और इलेक्शन कमीशन कुछ ना करे। अब मैं तो ये पूछती हूँ कि मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब हम 25 अरकान असेंबली पंजाब, हमें किसने डी सीट किया था? हमें डी सीट किया था इलेक्शन कमीशन ने। तो अच्छा, फिर भी तो उज़मा साहबा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उज़मा साहबा आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, फिर मैं दीगर जो सवालात हैं आपकी बातों से निकलते हुए आपकी तरफ लेकर आता हूँ। आप अपनी बात पहले कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा बेहतरीन मौका दिया था कि ये अपने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दें। इन्होंने सिर्फ खानापूरी की, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तो इन्होंने खुद मारी, जिसकी वजह से फिर ये इनको अब फैसला जो है इनके खिलाफ आया। और पेशावर जो हाई कोर्ट है, उन्होंने कोई मेरिट पे तो फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर उठा के तो उसको जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया। और आज फिर आपने देखा कि वो चूंकि कायदा कानून के खिलाफ एक बात की गई थी, तो इसलिए उनको रिवर्स करना पड़ा। मैं सिर्फ इनको मशवरा देती हूँ कि रोने पीटने से कोई फायदा नहीं है। आप जाएं और आप लोगों के पास अपना बाकायदा बयान करें कि जी वो आपकी क्यों आपको सपोर्ट करें। हमें भी देखें 2019 में हमसे निशान ले लिया गया था। जब सेनेट के इलेक्शन थे तो हमारे सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा था, बल्कि वो उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब को यहाँ तक कह दिया गया था कि तो टिकट भी नहीं दे सकते हैं। तो ये अभी तो इनके बाकी बैठ के जेल में सब टिकटें दे रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल मेरे ख्याल में ये हौसला हिम्मत रखें और जाके तो इलेक्शन कैंपेन पे अपना जोर दें और वहां पे अपनी एनर्जी लगाएं, बनिस्बत इसके कि ये अब आज नहीं तो ये सब कुछ क्योंकि आपके साथ हुआ तो इसलिए इनके साथ होना चाहिए, ये बस ये इसकी तौजी है। नहीं, ये बात नहीं है। बात सारी ये कि हम में से तो हमारी पार्टी में से तो कोई रोया पीटा नहीं था, किसी ने कुछ नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने इलेक्शन में गए थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इन्हीं हालात में लड़ा था। तो आप थोड़ा सा ये भी हिम्मत कर लेना। अब इनको किसने कहा था कि फौजी तंसीबात पे जाके ये लोग हमले करें? इनको किसने कहा था कि शोहदा के जो यादगारें हैं उनको मस्मार करें? अब ये इन्होंने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां खुद मारी हुई हैं, तो इनको अब अपने केसेस वगैरह जो है भुगतने पड़ेंगे। बाकी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसका भी आपने आज सारा लाइव, मैं तो कहती हूँ चीफ जस्टिस ने पहली दफा है जो हमने बैठ के सब ने वो प्रोसीडिंग्स देखी थी। बार बार इनसे सवाल यही किया जा रहा था कि भाई आप जो बातें कर रहे हैं, आपने आईजी या आप चीफ सेक्रेटरी या सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने तो इलेक्शन नहीं करानी, इलेक्शन तो करानी है इलेक्शन कमीशन ने। आप वहां पे जाके अपनी अपीलें दायर करें,
वो अपील आपके लिए कोर्ट्स भी खुले हैं, इलेक्शन कमीशन की एपीलेट कोर्ट्स सारे खुले में, आप जाएं और यहाँ पे वक्त जाया करने की बजाय आप उधर अपील दायर करें जहाँ पे आपकी सुनवाई हो सकती है। और जब इन्होंने जब बहुत सारे गिले शिकवे किए तो चीफ जस्टिस ने कहा जी फिर हमें कोई सबूत भी दे। सबूत इनके पास एक नहीं था, लेकिन इन्होंने जो है ड्रामेबाजी जो इनकी है वो हर वक्त सोशल चलें मीडिया खैर, पे आपके ये सामने किसी को फील्ड का ना मिलना, उज़मा साहिबा ये 2017 में आप उस तरफ थे और आज 2023-24 में ये लोग इस तरफ हैं, तो यकीनी तौर पर इसको सेलिब्रेट तो किसी भी जगह पे नहीं किया जा सकता। कसूरी साहब आपकी तरफ आते हुए यकीनी तौर पर सेलिब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन कोई कायदा कानून आप चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में? इस बात का मुझे आप जवाब दे दें। कोई कायदा कानून के बगैर कोई मुल्क चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल आप इसका जवाब दे दें मुझे। बिल्कुल नहीं चल सकता, बिल्कुल कोई नहीं मैं और आप तो फैसले नहीं कर रहे ना, ये यकीनी तौर हमारे मैं यही बात कसूरी साहब, मैं यही बात जो है वो कसूरी साहब की तरफ भी लेकर जाना चाह रहा हूँ। कसूरी साहब, जिस तरह से हर चीज़, हर सवाल का जवाब जो है वो हम अदलिया से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मरतबा फिर जिस तरह कहा जाता है कि कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप समझते हैं कि यहाँ ये जो कंधा इस्तेमाल हो रहा है इसके ज़रिए तमाम मसाइल हल हो सकते हैं? क्योंकि बुनियादी तौर पर जब पहले दिन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अदालत से रुजू किया गया, तब इलेक्शन कमीशन की तरफ डायरेक्ट किया गया, तो होप्स बड़ी हाई हो गई लोगों की कि ये मामला शायद तहरीक इंसाफ के हक़ में जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से मामला फिर अनफोल्ड हुए हैं, उससे फिर एक कह लीजिए कि ये सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ऑल्दो कि ये कहा गया कि रेलिवेंट फोरम से रुजू करें, लेकिन ये फौरी तौर पर होप्स का हाई हो जाना और फिर सेटबैक होना, इससे भी बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारी तनकीद का मौका मिलता है, सवालात जन्म लेते हैं वगैरह वगैरह। तो ये कोर्ट्स के कंधों पर जो जिम्मेदारी डाल दी गई है, ये कितना मुश्किल मरहला है और हर बार कोर्ट्स ही क्यों? देखिए साहब, बात यह है कि आपका जो सिस्टम है वो हुआ है। आपका पार्लियामेंट कोलैप्स कर चुकी हुई है। इट इज़ नॉट आंसरिंग एंड इट वाजंट आंसरिंग पीपल्स प्रॉब्लम। आपकी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है इट इज़ अटर फेलियर। तो आपका सारा सिस्टम निज़ाम जो है वो कोलैप्स हो चुका हुआ है। ले दे के एक छोटी सी उम्मीद नज़र आती है अदलिया की शक्ल में, उसमें भी बहुत सारे झमेले हैं और उनके जो आपस में जजेस के जो इख्तलाफात हैं ऑन वेरियस इशू, वो इसका मतलब नहीं कि पहली दफ़ा हुआ है, पहले भी थे, लेकिन एक उन्होंने एक कर्टन एक अपना कर्टन ताना हुआ था अपने कोर्ट्स के बाहर, जिसमें नज़र ये आता था कि अंदर से सारे एक हैं, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली वो भी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो चीज़ें ये हैं कि अगर ये चीज़ें सेटल ना हुई और इसी इन्वायरमेंट में इलेक्शन होते हैं जिसमें एक मेजर पार्टी जिसकी के बड़ी पब्लिक सपोर्ट है उसको एक फेयर डील ना दिया गया, तो इस इलेक्शन के रिजल्ट नहीं होंगे। आपने इलेक्शन कमीशन को 10 अरब एक मिल चुके हुए हैं, 17 दूसरे पैकेज मिल चुके हैं, 27 अरब मिल चुके हैं, अभी और डिमांड कर रहे हैं। इट विल ऑल गो इन वेस्ट और इसका फिर वही सिनारियो होगा जो 1977 के इलेक्शन में हुआ कि भुट्टो ने इलेक्शन कॉल अप किया इन मार्च 1977 एंड assemblies were dissolved on 7th of January 1977. I was member of that parliament. तो इलेक्शन कॉल अप हुए तो भुट्टो ने अपने आप को जो है अनअपोज डिक्लेयर इलेक्ट करा लिया लाड़काना से। जो सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम पीछे क्यों रह जाएं, उन्होंने भी अपने आप को अनअपोज इलेक्ट करा लिया। सो रिग्ड इलेक्शन हुए। नॉर्मली भुट्टो अगर रिगिंग ना करता ही वुड हैव वन, लेकिन वो रिग्ड इलेक्शन हुए और पीएनए ने बाइकआउट कर दिया और सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। एक तारीख तो है हमारे इलेक्शन का टेम्पो होता है ना जी। वो साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, एक क्विक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू पीएनएन स्पेशल। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अदलिया की जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट से जरताज गुल से मुतालिक भी फैसला आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ अब से कुछ देर पहले बिलाल भुट्टो जरदारी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि लाहौर में मुझसे मुकाबला करें। तो चले उज़मा साहिबा, आपसे फिर इसका आगाज़ कर लेते हैं। लाहौर में बैठकर लाहौर में मुकाबला करने के लिए वो चैलेंज कर रहे हैं और आप उस पीपल्स पार्टी के साथ 16 महीने बैठे भी हैं और काम भी किया, एक वर्किंग रिलेशन रहा है, और अब उसके साथ आप सीट एडजस्टमेंट के भी पता चल रहा है कि कुछ बातचीत कर रहे हैं, ख़ासतौर पर कराची के 242 को लेके।
तो मुकाबले के लिए तैयार हैं लाहौर में, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और मियाँ साहब के चौथे बार वज़ीर आज़म बनने पर उनकी राय आपके सामने है, वो कहते हैं मैच फिक्स है। जी बिल्कुल आए जी, बिलावल बच्चे जो हैं बिल्कुल आए, ही इज वेलकम। शायद वो मेरे ख्याल में 21 अक्टूबर को मुल्क से बाहर गए हुए थे और वो मीनारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा हुआ था वो उनकी नजर से शायद नहीं गुजरा। तो अगर उनको थोड़ा सा आप दिखा दें कि किस तरह लाखों लोग चारों कोनों से पाकिस्तान के आए और उन्होंने अपने कायद का किस तरह वालिहाना मोहब्बत के साथ उनका इस्तकबाल किया, और उनको समझ आ जाएगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वोट है वो टस से मस नहीं हुआ। तो आए मेरे ख्याल में 2018 में हमने देखा कि इनकी बहुत सारे इनके जो कैंडिडेट्स थे उनकी जमानतें भी जब्त हो गई थी। पंजाब असेंबली में मैं भी थी, तो इनके टोटल मेरे ख्याल में 4 या 5 लोग थे पूरी असेंबली में, और 371 लोगों की असेंबली होती है, उसमें 4 या 5 लोग, तो इस दफा शायद इनको 6 या 7 लोग असेंबली में इनके चले जाएं। बहरहाल अपनी जोर आजमाई कर ले, और ये है कि अपनी सिंध की जो कारकर्दगी है वो भी जरा लोगों को बता दें। 15 साल से वहां पे ये हुकूमत कर रहे हैं और जो सिंध के हालात हैं वो सबके सामने हैं। आपने देख ही लिया है कि बेचारा जो कराची है वो पानी भी उन लोगों को खरीद के लेना पड़ता है और इतने महंगे दामों खरीद के पानी भी पीते हैं। तो इसलिए हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो तैयार हैं, और लाहौर नून लीग का गढ़ है। यहाँ पे सारी सीटें इंशाल्लाह ताला नून लीग जीतेगी, और आप देख लेंगे सिर्फ अब 1 महीना रह गया है। हमारा जितना हमारी सबसे बड़ी जो नेशनल पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सबसे मुनज़्ज़म उनकी जो तंजीम यूसी लेवल तक सारी मरियम नवाज साहिबा ने एज चीफ ऑर्गेनाइजर नए सिरे से मुतहर्रिक की है। सारे विंग्स जो है वो नए सिरे से उनके दोबारा जो है वो रीऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो ये सारी तैयारी अगर 2-4 कैंडिडेट्स का अगर हमें नाम बता दें ये लोग पंजाब में या मैं बैरिस्टर साहब से अभी पूछ लेता हूं, अलावा, तो फिर हमें भी बड़ी खुशी होगी। बैरिस्टर साहब, लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। 21 अक्टूबर 2023 का जो जलसा है वो आपके तमाम छोटे छोटे जलसों से, आप खैबर पख्तूनख्वा में करें, आप सिंध में करें, बलूचिस्तान में करें, उन सब पे वो भारी है। और आप बताएं उम्मीदवारों के नामों, कह रहे हैं सिर्फ एक बिलावल भुट्टो जरदारी उम्मीदवार हैं, मैदान में उतर रहे हैं। पंजाब में आपका उम्मीदवार ही कोई नहीं है। जी ये तो पता चल जाएगा इलेक्शन में। हमें ना तो इस तरह के भोंडे किस्म के बयान देने आते हैं और ना चैलेंज करने आते हैं। ये वक्त बता देगा किसकी क्या औकात है, किसकी क्या हैसियत है। 21 अक्टूबर जिस पे ये टिके बैठे हैं उसके बाद ये किसी को मुंह नहीं दिखा रहे। पता नहीं क्या शर्मिंदगी हुई है उस जलसे से इन्हें, किसी 21 अक्टूबर के बाद निकल ही नहीं रहे हैं। इन्होंने लाहौर में किया और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा किया इनके मुताबिक। उसके जवाब में हमने थर में किया, जिसका ये कहते हैं कि बड़े बुरे हालात है थर में, तो वहां पे इनसे बड़ा जलसा करके दिखाया और थर के लोगों ने वो उनकी सियासत के ऊपर तमाचा रिसीव किया जो सजे सजाए जलसों में इस्टेब्लिशमेंट के, कभी पाशा ने भी मीनारे पाकिस्तान भेजा था, आज किसी पाशा 2 ने भर दिया। तो ये इस पे खुश और इतराने की बात नहीं है। बात इतनी है कि हमें वो समझाएंगे कायदे कानून जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो हमें बता रहे हैं कि इदारों का एहतराम करना जरूरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझता हूँ हमें, हमारे कैंडिडेट तो जो भी होंगे पॉलिटिकल वर्कर होंगे, कोई खानदान शरीफा नहीं। नवाज शरीफ एक सीट पे, शहबाज शरीफ एक सीट पे, हमजा एक सीट पे, मरियम एक सीट पे, ये है इनके लाहौर के कैंडिडेट। और देख सुनता जा और शर्माता जा। मैं समझता हूँ कि बात इतनी है कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का मुतामिल नहीं हो सकता, और ना हम अदम इस्तेहकाम चाहते हैं और ना ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसमें सारों को बंद कर दिया जाए और सबके रास्ते मजदूद करके किसी एक बंदे को, जो अवाम का सामना करने की जरूरत नहीं रखता, जो 2.5 महीने से रूपोश है और बंद है, लोगों के सामने आने की जरूरत नहीं है इन इंतखाबात के मौसम में, तो उसे आप अगर अवाम का नुमाइंदा बनाना चाहते हैं तो फिर पता चल जाएगा। अभी मोहतरमा ने फरमाया कि बिलावल बच्चा, अगर 35 साल का बंदा बच्चा है तो इस मोहतरमा के लिए जवान आदमी किस उम्र का होता है मुझे बता दें, उसी का शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में बने और उसी को सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत हो कि 35 साल का बंदा इन्हें। असल में ये कहते हैं कि 78 साल, 78 साल, 80 साल जिनकी अदालतों में सर्टिफिकेट जा रहे हैं बीमारी के और माफी के, कि हम बीमार और बूढ़े हैं, हमारा जीना बड़ा मुश्किल है,
कभी हमारा कुछ कम हो जाता है और कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें ये कहते हैं कि वो उम्मीद पाकिस्तान है। और जो 35 साल का नौजवान है वो इन्हें बच्चा लगता है। तो ये 78 और 80 सालों का दौर नहीं है, 70% नौजवान है। लग पता जाएगा इन्हें, ये जिन्हें कह रहे हैं लोग, इन्हें इसी तरह जितनी नफरत नून लीग के खिलाफ है इस वक्त पूरे पंजाब में, इसलिए ये सामना नहीं कर पा रही, इसीलिए ये उधर हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। उसे भी नायल कर दो, उसे भी खत्म कर दो, उसे भी ना आने दो, उसे भी ना आने दो। ये इनकी आदत है। 2013 में जब इनका इलेक्शन था PMLN का, तो इन्होंने धमाके और तालिबान की भी मदद ली और एस्टेब्लिशमेंट की भी मदद ली और इंतखाबी मुहिम नहीं होने दी, और हमें तो बिल्कुल उस वक्त निशानी लेने दिया। तो मैं समझता हूँ, कल मैंने पहले भी कहा, कल का लाडला हो या आज का लाडला हो, इनका यही अलमिया है कि ये पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल नहीं बनने देते। और अगर इंतखाबात इसी माहौल में हुए, जबर के माहौल में, और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिली, तो अदम इस्तेहकाम आएगा। इंतखाबात और बनने वाली हुकूमत का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और अगर ऐसा मामला हो गया तो फिर आपको देखिए, ये तो अभी भी प्लान भाई ने तो पता ही नहीं चल रहा कि बाप कभी बड़ा भाई वजीर आजम तो छोटा भाई वजीर आला, फिर बाप वजीर आजम तो बेटा वजीर आला। अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया है बाप वजीर आजम और बेटी वजीर आला। हमारी 15 साल सिंध में हुकूमत रही है, भुट्टो खानदान का कोई फर्द हुकूमत के लिए नहीं आया। तो मेरे ख्याल से अब तो थोड़ा कर लेना चाहिए, लोगों को देख लें, कोई हया कर लेनी चाहिए। कोई उम्र होती है, कोई मुद्दत होती है। यानी आप कह रहे हैं वो रिटायरमेंट ले लें, रिटायरमेंट ले लें, ठीक तो है। मैं समझता हूँ सियासत करें अब, और सियासत के अंदर प्रोग्राम दे। हम तो हाँ, अभी प्रोग्राम तक मंशूर भी नहीं आया। खैर, देंगे। मंशूर की भी एक शिकायत है मुस्लिम लीग नून से। भी पूछते हैं उस्मा साहबा से कि कब तक आ रहा है वो मंशूर जो इरफान सिद्दीकी साहब और टीम तैयार करेगी। कसूरी साहब, आपकी तरफ आते हुए आपने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। यकीनी तौर पर बहुत सारी जगहों पे इसके सबूत भी मिलते हैं, और हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके इल्ज़ामात, खदशात और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उनको सुना जाए तो इस सारी सूरत हाल में ये जो प्रोसेस है जिसमें हम 8 फरवरी 2024 तक जा रहे हैं, एक ये जो ब्लॉक है, ये तो बड़ा आप कह लीजिए गुजर जाएगा किसी ना किसी तरीके से, चीखते रोते पीटते इल्ज़ाम लगाते अदालतों तक जाते। लेकिन अगर इस सारे सिस्टम में जो लास्ट रिजॉर्ट हम जिस अदलिया की तरफ देख रहे हैं, अगर वहाँ से भी मामलात नहीं उस तरह से हुए जिस तरह से आप कह लीजिए कि सबके लिए मामलात यकसा हों, या कोई कसर रह जाती है और किसी के लिए वो काबिल कबूल नहीं होता, तो फिर 9 फरवरी 2024 के बाद का जो पाकिस्तान है उसका क्या मंजर और नक्शा है आपकी नज़र में? लेकिन सिद्दीकी साहब, मैं अब जो बात कहने वाला हूँ, खुदा करे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन आई एम द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री टुडे। आई एम द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज प्रोमलगेटेड इन 1973। बात यह है जी कि जिस किस्म के हम हालात से गुजर रहे हैं, मुझे 8 फरवरी तो बिल्कुल कैलेंडर पर आएगी, लेकिन मुझे 8 फरवरी कैलेंडर पर इलेक्शन के साथ आती नज़र नहीं आती। मुझे यहाँ एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होनी चाहिए नज़र आती है। नॉर्मली तो जिस किस्म के हालात है कि लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, उसी खुदकशियाँ कर रहे हैं, गरीब औरतें अपने जिस्म बेच रही हैं ज़िंदा रहने के लिए, नॉर्मल तो इस हालात में रेवोल्यूशन आ जाना चाहिए था। लेकिन रेवोल्यूशन रिक्वायर्स ए रेवोल्यूशनरी लीडर, जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो इलेक्शन में टेम्पो बनेगा, उस टेम्पो को दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जो कि आपके सामने 1977 का इलेक्शन है। वो केस स्टडी है कि इलेक्शन रिग्ड हुए, टेम्पो बना, 4 शहरों के अंदर मार्शा, मिनी मार्शा लगाया गया, और इवेंचुअली क्या हुआ कि 5 जुलाई 1977 को आर्मी टोक ओवर। सो पोजीशन ये है कि ये इसी किस्म के, क्योंकि मैंने ये तमाम बातें मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई अदारियाँ नहीं पढ़े, किताबें नहीं पढ़ी, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, आई नो एज ए विटनेस। तो इस किस्म के मुझे सिम्टम नज़र आ रहे हैं। खुदा करे कि मैं गलत हूँ, खुदा करे कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन ये हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन करा भी लिया और आपने एक मेजर पार्टी को इलेक्शन में पार्टिसिपेट या लेवल फील्डिंग ना दी,
तो वो इलेक्शन के अगले ही दिन जो है लोग गली बाजारों में आ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते 77 की तरह, और जैसे 77 में मार्च में गवर्नमेंट बनी और जुलाई में ख़त्म हो गई, इस किस्म का मुझे जो है ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। खुदा करे मैं गलत हूँ उसी, तो मुझे तो यहाँ जो है यकीनी तौर पर कौम की मुश्किलात और मसाइल जो आप बयान फरमा रहे हैं यकीनी तौर पर ऐसे हैं, लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस वाली हम बात करें तो उसमें एक पार्टी सरबराह ने कॉल दी थी और उस पर तो फिर कोई खातिर खा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला था, तो ये तो एक नामुमकिनात में से मामला नजर आता है। बात यह है कि टेम्पो बनता है इलेक्शन में यू कांट स्टॉप इट। ये जब लोग कैंडिडेट जाएंगे, इनको लोगों ने पथराव करना है, इनको लोगों ने जूतियां मारनी है, इनको लोगों ने गालियां देनी है, और ये 10-10, 12 दिन के बाद अपने तंबू उखेड़ के घर आ जाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन दिस कंट्री। उस्मा साहब आप मुस्कुरा रही हैं। मैं 10 दिन लाहौर लगा के 10 दिन मैं लाहौर लगा के आया हूँ। आई हैव मूव्ड एवरीवेयर। वो लाहौर जो कि मरकज़ है पाकिस्तान की सियासत का, मुझे वहाँ इलेक्शन का कोई जो समझ नजर नहीं आया उसी, ना कोई वॉल चॉकिंग, ना कोई अपना जो जैसे अभी कुछ देर पहले उस्मा कारदार साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कह रही थी, वहाँ कसूरी साहब को उस्मा साहिबा कोई इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आया, कोई वॉल चॉकिंग नज़र नहीं आई, कोई झंडे नज़र नहीं आए, कोई बैनर्स नज़र नहीं आए, और ये जो मंजर पेश कर रहे हैं ऑल्दो मैं कल ही वापस आया हूँ। हाँ जी, उस्मा साहिबा जो मंजर कसूरी साहब पेश कर रहे हैं 9 फरवरी के बाद का, अगर आप मुझे मौका दें जी आप ही की तरह बात कर लूं प्लीज। अच्छा, मुझे कसूरी साहब की जब मैंने बातें सुनी हैं और 10 दफा इन्होंने कहा मैं बानी हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बानी था, मैं पाकिस्तान का सबसे पुराना सियासतदान हूं, मैंने सारे दौर अदवार देखे हैं, मेरा बड़ा मेन पार्ट था, मैं इधर भी था, मैं उधर भी था, और ऐसा शख्स पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट करार दे रहा है, पाकिस्तान के हर इदारे पे उंगलियां उठा रहा है, पाकिस्तान में इतनी मायूसी फैला रहा है। ये मतलब है कि अगर आपको पाकिस्तान की कोई चीज पसंद ही नहीं है, आप समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस होगी या यहाँ पे हर चीज जो है वो नाकाम हो चुकी है, तो फिर मेरे ख्याल में कसूरी साहब फिर आप भी कोई अमेरिका का ले लें, कोई नेशनैलिटी या कनेडियन नेशनैलिटी ले लें, या आपको नहीं है पाकिस्तान पसंद। हम तो बहुत, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी एंड मेरे तो पूरी यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह ताला टेक ऑफ करेगा और तरक्की की राह पे गामजन होगा, जिस तरह 2017 में मियां मोहम्मद नवाज। I was the only person who went to Dhaka to save this country. I gave the sacrifice of my father. I sealed my political career. You are talking about me, madam, for God's sake, then you are not you do not know about the history of this country. On 3rd March 1971, if anybody who was in Dhaka to save this country, that was Ahmed Reza Kasuri. That was Ahmed Reza Kasuri. कसूरी साहब मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप पर्सनल क्लैरिफिकेशन कर लीजिएगा। लेटर पाकिस्तान प्यारा है, हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, हम हर किसी मुझे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। पाकिस्तान की बुराइयां नहीं करेंगे। अगर आपसे ज्यादा नहीं तो आपके बराबर जरूर प्यारा है। ठेस पहुंचा रहे हैं आप, हर मेरा आपसे उठा रहे हैं, आप हर एक को फेल कह रहे हैं, आप लोगों को सिविल डिसोबीडियंस पे उकसा रहे हैं, आप इतने सीनियर अपने आप को कहते हैं, तो कुछ तो ख्याल करें पाकिस्तान का, क्या हो गया आपको। और मैं जरा बैरिस्टर साहब की तरफ आती हूँ। बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं एक भाई, एक बाप, एक बेट। भाई अभी जरदारी साहब ने पीछे ही कहा था कि आसफा भुट्टो जो है उनको मैं जरूर इलेक्शन लड़वाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि वो आए इलेक्शन में। तो भाई आप कौन सी बात कर रहे हैं। और ये जरदारी साहब अगर अब्बा जान की अगर सुन लेते ना बच्चा थोड़ा सा बातें, तो वो इस तरह की वो स्टेटमेंट्स ना देते कि बुजुर्ग घर जाके बैठ जाएं, अब जवानों को मौका दे। आपकी अपनी पार्टी में सबसे पहले फरतुल्लाह बाबर ने रिजाइन कर दिया, वो इतने ऑफेंड हुए इस चीज से कि भाई ये क्या कर रहा है। जरदारी साहब को पब्लिक टीवी पे आके बैठ के कहना पड़ा कि बेटा आपको अभी तजर्बा और चाहिए, आपकी अभी और ट्रेनिंग चाहिए, आप ये बातें ना करें, ये नंबर गेम हमारे पास नहीं है, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। वो समझदार सियासतदान हैं, उनको पता है कि किस भाव बिकती है सियासत में। तो ये बातें करनी जो है ना बड़ी आसान होती हैं। लाडले हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ,
कौम के लाडले हैं, अवाम के लाडले हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और वोट इंशाल्लाह ताला उन्हीं को देंगे, क्योंकि उनके द्वार में सबसे ये इन्फ्लेशन की बात आप सुन लें, 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कोई काम नहीं किया। ठीक है, आप एक एक करके गिनवाएंगे, मेरे पास टाइम कम है। उस्मा साहब, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं जरा बैरिस्टर साहब को एंगेज कर लूं, मैं जरा बैरिस्टर साहब को भी एंगेज कर लूं। उस्मा साहब, बैरिस्टर साहब लाडले हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग में शामिल किए, 700 भी नहीं किए। उस्मा साहबा थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। उस्मा साहबा, मैं जरा ये पॉइंट्स लेके जा रहा हूँ बैरिस्टर आमिर साहब के पास। बैरिस्टर साहब, कौम के लाडले हैं, आप क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट MNS 2024 चल रहा है? कौम के लाडले और मंशूर भी दे देंगे, जलसे भी कर देंगे, आपको क्या परेशानी है? देखिए, मेरे कहने से तो ना तो, और आपकी अपनी पार्टी में वो उन्होंने आसफा वाला मामला किया, खैर वो तो उन्होंने कागजात ही जमा नहीं करवाया, वो भी आप खैर क्लियरिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया उबैद साहब, सीधी एक बात रखी है कि पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया कि एक खानदान का फर्द के ऊपर हो वजीर आजम और एक वजीर आला हो। हम ये बात कर रहे हैं, बाकी इनकी मर्जी है, जो मर्जी करते रहे। अब इनका क्या जवाब दिया जाए? मियां साहब किसके लाडले हैं, किसके नहीं है, क्या कैसे सियासत शुरू की, कैसे परवान चढ़े और आज भी किसकी गोद में बैठे, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। अगर मेरे कहने से वो लाडले किसकी गोद में बैठे, किसकी गोद में बैठे, खुल के बात करें, आपकी सारी बातें सुनिए। उस्मा साहब, उन्हें बोलने दें, आप अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज प्लीज, बदमज़गी अवॉइड करनी है प्लीज। किसी गेस्ट को तरीका नहीं है तो फिर आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए। उस्मा साहब, आई रिक्वेस्ट, बैरिस्टर साहब प्लीज, बैरिस्टर साहब प्लीज, उस्मा साहब आप थोड़ा रुकिए, मैं आपकी तरफ आता हूं, पहले बैरिस्टर साहब को उनका पॉइंट कंप्लीट करने दें प्लीज। मैं समझता हूं कि ये लोग फैसला कर देंगे किसने क्या बनना है, किसने क्या नहीं बनना। और आज हमारी CEC ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो को करार दिया है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये महज अल्लामा इकबाल का शेर जलसों में तराना लगाने के लिए नहीं है कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर और जवानों को पीरों का उस्ताद कर। पाकिस्तान अब घिसे पिटे परिंदों के साथ नहीं चल सकता। वही बंदा बार बार और अब नफरत की सियासत खत्म करने का बेहतरीन तरीका भी ये है कि अब इन लोगों को खत्म कर दिया जाए जिन्होंने नफरत के अलावा ना कोई फसल बोई है और ना कोई फसल काटी है। ये इंतकाम और नफरत और तकसीम की सियासत वाले अब सारे किरदार अब पसे मंजर में चले जाने चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, मैं कसूरी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो जब से आए हैं वो एक ही बात, वो भुट्टो बुगस में मुब्तला है और अल्लाह ताला इन्हें शिफा दे। अब मैं क्या कह सकता हूँ इनके बारे में? 1977 का वो अगली बात ही कोई नहीं कर रहे, एक ही बात किए जा रहे हैं, एक ही बात किए जा रहे हैं। अगर इन्हें किसी ने कमेटी में मेंबर बनाया था तो वो भी भुट्टो साहब थे, एक दफा इन्हें असेंबली का मेंबर बनाया था तो वो भी भुट्टो साहब ने बनाया था। अपने बलबूते पे तो ये कभी काउंसलर भी नहीं बन सके उसके बाद। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंसान को भुट्टो बनाने वाला मैं हूँ, भुट्टो को भुट्टो बनाने। आई वॉज वेरी पावरफुल स्टूडेंट लीडर जब भुट्टो अयूब खान की गोद में पल रहा था और उसको डैडी कहता था। आई वॉज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान yelling for democracy. What are you talking about? आपका पॉइंट आ गया तो मैं कुसुरी साहब की सुन लेता हूं, फिर I'll have to conclude it. उम्र देखो और अंदाज देखो, उम्र के साथ तो सीख जाएं, कम से कम उम्र के साथ तो सीख जाएं एटिकेट्स। Nobody would invite Bhutto any place. Bhutto, Ayub Khan का इतना डर और खौफ था. I took him to Kasur and at my house that he declared that he will be floating a party called People's Party. What are you talking? आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे बैरिस्टर साहब। उसी What are you talking? उसी आप आगे पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं। कसूरी साहब की बात सुन लूं। You are talking to somebody who knows Pakistan politics like a palm of his hand. See. आराम से यार, एक सेकंड जी फरमाइए आप। बैरिस्टर साहब प्लीज बोलें। कसूरी साहब आई रिक्वेस्ट के जरा आप करते हैं तो आपने क्या सीखा है? अभी इन्होंने कहा कि जरदारी का बाप हकम अली जरदारी मेरा वर्कर था। आई वॉज द ओनली पर्सन जिसको भुट्टो अपने घर में ठहराता था। आई वॉज द ओनली पर्सन जिसको भुट्टो अपने घर में ठहराता था। उसी क्योंकि कसूरी साहब क्या बात करते हो? जरदारी वाज प्लीज बैरिस्टर साहब को बात करने दें, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। माय वर्कर और मैं आई वाज नोन इन द पार्टी ऑफ छोटा भुट्टो। मैं किसी पे उंगली उठाता था, कसूरी साहब चीज बन जाता था। कसूरी साहब आई रिक्वेस्ट सर, आई रिक्वेस्ट आप जैसे लोग तो मेरे पीछे बोलने दें, फिर आई कम टू यू, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं ना। बैरिस्टर साहब प्लीज कंप्लीट करें ताकि फिर मुझे कंक्लूड भी करना है इसको। अभी इस शख्स ने कहा कि सियासतदानों को जूते पड़ेंगे या फलाने किसी को पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, इसका मुंह काला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तस्वीरें भी देख सकते हैं, क्लिप भी देख सकते हैं, इसका तारीख में भी मुंह काला हुआ है
और इसका कैमरे के आगे भी मुंह काला हुआ है। और अब बैरिस्टर साहब बस मैं आई रिग्रेट दिस कि हम यहाँ इस पर्सनल मामले को पर्सनल हद तक ले गए हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, थैंक यू। उज़मा साहबा थैंक यू सो मच, और बैरिस्टर साहब थैंक यू सो मच। मामलात आपने देख लिया, अगर अहमद रज़ा कसूरी साहब के मामलात हों वो भी अदालत के ज़रिए, बल्ले का निशान हो वो भी अदालत के ज़रिए, ताहयात नाअहली के मामलात जो हैं वो भी अदालत के ज़रिए। अदालतों पर एक मरतबा फिर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। अल्लाह ही खैर करें।